जिन लोगों ने बाहर आता है बोला है वो सही है, जिनका अंदर जाता है उनको श्वसन क्रिया लेते समय, श्वास लेते समय बहने में बहुत बोलती है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही। सुनिए बहुत बोलती है बहने। अच्छा, नहीं, आपकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भी सुन ले थोड़ा सा है ना। ठीक है, वो बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, आपस में इतना डिस्कशन शुरू कर देती है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। अच्छा, ओके, तो थोड़ा हम बताएंगे इसके बारे में। नहीं, वो ठीक है, हुआ बैठे आप पेट थोड़ा सा क्यों फूलता है, इसका उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे शरीर में एक तो ये वक्ष भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शियल स्केलेटन, इंग्लिश नाम है एक्शियल स्केलेटन या वक्षीय गुहा, ये जो हिंदी नाम है इसका। मतलब एक तरह की केव है जहाँ पे हमारी रिब्स है, कशेरुका जिनको बोलते हैं रिब्स है, और रिब्स के भीतर क्या है, रिब्स पीछे भी कनेक्टेड है और आगे भी कनेक्टेड है ना। यहाँ एक ब्रेस्ट बोन है जिसको कहा जाता है, जिसको स्टर्नम भी उसका अलग नाम है, और वहाँ से थोड़ी सी 12 अपनी पशुकाएँ होती है। पशुकाएँ मतलब रिब्स होती है, और पीछे भी अपनी रीढ़ की हड्डी से जो थोरेसिक वर्टिब्रेज है उससे कनेक्टेड रहती है ना। उसके बीच में क्या होता है, अपने 2 फेफड़े होते हैं और उसके बीच में हृदय होता है। ये मुख्य ऑर्गन्स होते हैं उसमें ना। हालांकि ईसोफेगस भी पास होती है, मतलब अन्न नलिका भी पास होती है जो जठर की तरफ जाती है। लेकिन इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे एक बड़ी सी एक मांसपेशी होती है जिसको हम उदरपटल कह सकते हैं या डायफ्राम कह सकते हैं। उदरपटल या डायफ्राम एक बड़ी सी मांसपेशी होती है जो डोम के आकार की होती है। डोम का आकार आपको मालूम है, गुंबद का आकार इस तरह के आकार की रहती है जब वो रिलैक्स रहती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो क्या होती है, ऐसा उसका आकार है, वो नीचे झुकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो नीचे आती है। तो क्या है, हमारे जो उधर के भाग हैं, हमारे जठर है उसके उधर है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज भी इधर ही है, यकृत भी इधर ही है, किडनीज भी इधर ही है। तो वो भाग क्या होते हैं, नीचे दबते हैं, और नीचे यहाँ जो स्टोनी का एरिया है, जो अपना पेड़ू का एरिया है, वहाँ नीचे जाने के लिए स्पेस नहीं है उनको ना। तो भाग क्या है, आगे आते हैं, क्योंकि आगे अपनी हड्डी नहीं होती, इस भाग में हड्डी नहीं होती, अपने रिब्स खत्म हो गए, उसके बाद अपने पेड़ू के एरिया तक हड्डी नहीं होती यहाँ पे ना। और पीछे क्या, रीढ़ की हड्डी होती है, तो पीछे जा नहीं सकते। तो वो भाग क्या है कि अंदर आते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, उदरपटल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो नीचे आता है। नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे वाले जो जितने भी अंग है हमारे उसको दबाएगा तो क्या है, वो नीचे तो जा नहीं सकते, नीचे जगह नहीं है, पीछे जा नहीं सकते, पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो कहाँ आएंगे, वो आगे आएंगे। तो इसीलिए जब सांस लेते हैं तो पेट अपना फूलता दिखता है। तो कभी कभी आपने योग गुरुओं को सुना भी होगा कि पेट तक हवा भर लें, तो पेट तक हवा नहीं जाती है, लेकिन जब आप हवा लेते हैं तो पेट फूलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेट तक हवा आ रही है, वो प्रतीत होता है, अपने फेफड़ों में ही हवा रहती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपने को जान पड़ता है कि फेफड़ों तक हवा जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इसको कहा जाता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या उदरपटल का श्वसन, उदरीय श्वसन कह सकते हैं उसको, तो वो होता है। तो मैक्सिमम हम लोग जो होते हैं, श्वसन जो होता है इसी के माध्यम से होता है, इसी मसल के माध्यम से होता है उदरीय श्वसन। इसके साथ साथ हमारा जो एक्शियल स्केलेटन जो हमने बताया था, जो हमारी जो जहाँ हमारी रिब्स होती हैं, उसके बीच में भी कुछ मांसपेशियाँ होती है ना, इसको बोला जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। उसमें जो बाहरी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, हालांकि ये जो हड्डी का भाग है, हड्डी के पिंजरे में अपना हृदय और फेफड़े स्थित हैं, लेकिन वहाँ कुछ इलास्टिक जैसे बैंड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ना, जो कार्टिलेज टाइप है, वो क्या होती है, उसकी वजह से वो एक्सपैंड होने में मदद करती है ना। वो छाती का पिंजरा फूलता है, तो कैसे फूलता है, वो जैसे एक बाल्टी रखी हो आपके सामने, उसका जो हैंडल रहता है, उठाने वाला हैंडल जो रहता है, तो हम लोग छोड़ दें हैंडल तो क्या होगा, एक साइड में गिर जाएगा ना। समझ लीजिए बाल्टी में दोनों साइड में हैंडल है ऐसे ना, तो दोनों साइड में ऐसे गिरे हुए हैं ना, तो जब उठाएंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसे उठते हैं ना, तो हमारा जो इसका रिब्स का जो निचला भाग है ऐसा एक्सपेंड होता है, ऐसा एक्सपेंड होता है, और थोड़ा सा यहाँ से भी फूलता है ना। तो इसकी वजह से भी बीच वाले हिस्से में जब हमारी जो हवा जाती है बीच वाले हिस्से में, तो हमारा वक्ष का भाग जो है, बीच वाला भाग वो फूलता है।
और उसके बाद भी हम एक लय और एक गति से सांस लेना शुरू करें तो क्या कहा था, हमारा ऊपरी भाग जो है वो भी होता है। तो हमारी जो कॉलर अस्थि है, जो कॉलर बोन जिसको कहा जाता है ना, क्लिनिकल कहा जाता है, टेक्निकल नाम है, तो उसके बीच में से हम देखेंगे कि फेफड़े थोड़े से ऊपर भी आ रहे हैं, तो हमारी ये कंधे जो थोड़े से ऊपर भी जाएंगे ना। तो ये 3 चीज आपको ध्यान देनी है, पेट बाहर आना, छाती का फूलना और अपने कंधों का थोड़ा ऊपर आना। ये करेक्ट सांस लेने के लिए क्या क्या आवश्यक है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। करेक्ट सांस लेने की प्रक्रिया में ये तीन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे इसका। तो फॉर सिंप्लिसिटी, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने के लिए उदरी श्वसन क्या है, वक्षीय श्वसन क्या है, और ये कह सकते हैं हम कि ऊपरी श्वसन क्या है ना, या कॉलर बोन का या एपेक्स का श्वसन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने के लिए हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। तो अभी आप सब लोग जहाँ भी बैठे केवल पीठ सीधी कर लीजिए, जैसे भी बैठे ठीक है, पीठ सीधी कर लीजिए आप, ठीक है, पीठ सीधी कर लेंगे। आपका कोई भी हाथ ले लें, दाहिना हाथ बायां हाथ जो भी है आपका चलेगा। नाभि के भाग में ऐसा हल्के से रख देंगे इसको, नाभि के भाग में हल्का से रख देंगे, पूरा टच करा के, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि सांस लेंगे, क्या गति हो रही है। यदि पेट फूल रहा है तो आपकी गति ठीक है ना। सांस लेते पेट फूल रहा है, फूल रहा है, अभी आपका शायद नहीं था ना, अपने से किसी का नहीं था। फूल रहा है, लेकिन फूल रहा है। अभी ठीक हो रहा है, सबका ठीक हो रहा है। हाँ। तो ये हो गया आपका उदरी श्वसन ना। अभी इसी को आप थोड़ा सा सांस को और थोड़ा लंबा और गहरा करेंगे ना, मतलब क्या करेंगे, उसकी एक लय और एक गति से करना है, मतलब ऐसा नहीं खींचना है, ठीक है। आप एक लय गति से जितना आप खींच सकते हैं, क्योंकि मैंने सबका बताया कि सबकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। अभी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी जितनी भी कैपेसिटी है आपका, पीठ सीधी रखें। पीठ सीधी क्यों रखनी है इसके बारे में मैं 2 मिनट बाद ये भी बताऊंगा कि पीठ सीधी रखने के फायदे क्या है, पीठ सीधी क्यों रखनी चाहिए इसके भी मैं कुछ फायदे बताऊंगा आपको। एक लय गति से आप दीर्घ श्वसन करने की कोशिश करें, और जितना आप देखें कि पेट कितना मैक्सिमम फूलता है आपको, इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि उदरी पटल का जो है, डायफ्राम का जो है, उसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जब तक वो नीचे जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है, तब तक कि आपके जो पेट बाहर की बाजू आएगा, पेट उतना ही बाहर आएगा ना, तो उतना लाने की उसको कोशिश करेंगे उसको है। तो एक लय और एक गति से होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए ना, अनुशासन होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए ना। सांस लेना शुरू करें, हाथ रखें, धीरे से निकालें। निकालते समय पेट अंदर जा रहा है, एक लय एक गति से आपको करना है। इसलिए मैंने एक लय और एक गति से मैं अपना हाथ ऊपर उठा रहा था ना, उसी गति से आपको सांस अंदर ग्रहण करना है और छोड़ना है ना। मतलब झटके मार के नहीं लेना सांस है ना, झटके मार के नहीं लेना है ना। तो आपको अनुभव हो गया कि आपका जो है पेट फूल रहा है, मैक्सिमम फूल रहा है। आपकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि सबकी एक हो, लेकिन पेट फूल रहा है और मैक्सिमम आप फुला पा रहे हैं, इतना केवल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदरीय श्वसन। हम एक एक सेक्शन में इसको समझने की कोशिश करें इसको, क्योंकि उसके बाद ही हम पूरा श्वसन कर पाएंगे ना। तो ये अभी आप यदि उदरीय श्वसन के बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सबका पेट फूल रहा है और सबका पेट मैक्सिमम तक फूल रहा है, तो ये आपको जो लय और गति एक मेंटेन की है